गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर एंड ट्रेडिटरी अप्रोच यूनिट 2 का पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ा था कि आ, हम लोग पहले पढ़े थे 27 क्वेश्चंस। ये 27 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ठीक है, डिफरेंस को एनालिसिस क्वेश्चन पूछा था मैंने। और अब जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको पार्ट 27 से। कुल 52 क्वेश्चंस हैं बच्चा बच्चा ठीक है। तो इस 52 क्वेश्चन में से 27वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको आज खत्म कर देना है। खत्म करके फिर जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन पढ़ना है। हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ सफल होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखो उसमें कॉन्फिडेंस जारी करता है। तो हमें उस कॉन्फिडेंस को लेकर चलना है कि जो है कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर अपना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं द स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू ड्रॉप एज वी वॉक अलोंग द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट। देख एक चीज ध्यान रखो बच्चों, इसमें देखो इंडिफरेंस को कैसा होता है। इंडिफरेंस को देखो ऐसे होता है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, थोड़ा लाइनिंग हमारा सही टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है ना, हम लोग इसको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर वाई गुड शो करेंगे, वाई गुड, और एक्स एक्सिस पर एक्स गुड शो करेंगे, एक्स गुड। ठीक है, अब जो है इसमें आईसी कर्व जो होता है ऐसे तिरछा होता है, ऐसे होता है तिरछा। ठीक है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेट लाइन भी होता है तो इसको बोलते हैं आईसी कर्व। ठीक है, अभी कह रहा है कि स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू ड्रॉप एज, फिल्म लाइन करना है, टेंड्स टू जीरो होगा, राइज होगा, डिक्लाइन होगा और यूनिटी होगा। ठीक है, एज वी वॉक अलोंग द डिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, तो स्लोप आईसी क्या होता है, स्लोप आईसी डिक्लाइन होता है। ठीक है ना, कम होता है। देखो इसमें घटते क्रम में जा रहा है, ये वाला घट रहा है। ठीक है, ये घट रहा है IC1, तो इससे क्योंकि डिक्लाइन हो जाता है। ठीक ना, तो स्लोप तो पहले स्ट्रेट स्लोप है, फिर धीरे 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 कम हो रहा है, स्लोप कम होता जाता है। तो ये यहाँ पर वर्ड रहेगा डिक्लाइन, डिक्लाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखो, when the following conditions are met total utility is at its peak। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, देखो ध्यान से, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर अगर देख सकते हो, डायग्राम बनाते हैं समझ में आ जाएगा तो लोग को। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई हो गया। ठीक है, अब जो है ये देखो, ये जो है ना, ये हो गया आपका टी यू हो गया, और जहाँ पे टॉप है वहाँ पर से एक नीचे लाइन ले लो, यहाँ पर MU जीरो होना चाहिए, MU जीरो होना चाहिए। तो एक ऐसे ले लो, ऐसे, और ऐसे करके ऐसे कर दो, ये हो गया MU। ठीक है, तो ये पीक पर कब होगा, जब MU जीरो हो जाए, MU जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी जीरो परावर्तन सही है। ठीक है ना, और ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एवरेज कभी जीरो नहीं होता है, और MU ये समय ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो ध्यान से स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, displays numerous combinations of these two products that provide the same level of satisfaction। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, देखो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन, इंडिफरेंस कर्व होता है ना, इंडिफरेंस कर्व, देखो कहाँ गया, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो,
ये जो है ना, ये देखो ध्यान से, ये लाइन खींच दिया। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये ऐसी कर्व, दो लोगों का ऐसा कमीशन होता है जहां पर कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, ठीक ना। इनडिफरेंट मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका आंसर होगा आपका यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, आंसर इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है ना। आइसो कॉस्ट कर्व नहीं होगा, ये कॉस्ट को दर्शाता है। आइसो कॉन्ट नहीं होगा, ये प्रोडक्शन के लिए होता है। कंज्यूमर की बात करेगा, अच्छा टू प्रोडक्ट लिखा हुआ है, टू प्रोडक्ट टू गुड्स लिखा था ना, तो ये इंडिफरेंस कर्व होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अगर प्रोडक्शन की बात आएगा तो आइसो क्वांट भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरस कमीशन ऑफ टू सिमिलर यहाँ पर अगर प्रोडक्शन की बात आएगी, जैसे देखो ये जो आईसी कर्व होता है ना, इसी तरह के कर्व बनता है आपका आइसो क्वांट बनता है, इसलिए सेम लेवल का कर्व बनता है, इसको आइसो क्वांट बोलते हैं। ये जो आइसो क्वांट होता है वो आईसी कर्व की तरह ही होता है, तो ये प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये कंज्यूमर का बात चल रहा है, अभी हम कंज्यूमर में पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो टू प्रोडक्ट्स मतलब मैं टू गुड्स कर दो, टू गुड्स करोगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। टू गुड्स करोगे सही हो जाएगा। और प्रोडक्ट देता है, अगर आउटपुट रहता है यहाँ पर आउटपुट, तब ये आइसो क्वांट भी चल जाता है, ठीक है। आइसो क्वांट और इंटरफेस कर्व एक ही तरह का शकल का होता है, बस उसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं और इंटरफेस कर्व को कंजम्पशन यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आंसर इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पर जो आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व होगा। देखो 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट। पहला, द यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये सही है। द डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, ये तो सब सही है। ये तो 30 का हमको तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सब सही है ना। इस तरह से सेंटेंस आएगा तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर होगा ये वाला ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्लाइंस, जब किसी चीज का प्राइस एक्स का प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, इंक्रीजिंग इन डिमांड फॉर गुड बाई, तो गुड बाई का डिमांड क्या बढ़ रहा है, वाई का डिमांड बढ़ रहा है। देखो अब एक चीज ध्यान रखो, एक्स गुड है, यहाँ पे देखो एक्स गुड है और वाई गुड है, ठीक है। अब रुपीज पर यूनिट का प्राइस लगाते हैं, ठीक है, डिमांड इसका लिखते हैं, इसका क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स। अगर मान लो इसका प्राइस 10 रुपया है, तो इसका डिमांड क्या होता है, 10 यूनिट का होता है, ठीक है, ठीक है। अगर इसका प्राइस घट करके 9 रुपया होता है तो इसका डिमांड को 11 हो गया, इसका 8 होता है, इसका 14 हो गया, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जब किसी भी चीज में प्राइस को डिक्लाइन करने के बाद दूसरे का डिमांड बढ़ता हो, इसका मतलब ये हुआ कि 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 ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कैसे मालूम है, मालूम है। अगर मान लो चीनी के भाव सस्ता हो, चाय पत्ती की डिमांड बढ़ जाएगा, लोग खूब चीनी चाय पियेंगे, ठीक है। या आप कह सकते हो कि किसी भी चीज में जो प्राइस होता है वह उसका जो है डिमांड को फैक्टराइज करता है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि गुड एक्स गुड वाई, ठीक है ना। तो अगर अ, एक का दूसरे को मिलावट एक साथ यूज किया जाता हो, है ना। अब जैसे पेट्रोल के भाव सस्ता होगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों कम्प्लीमेंट्री गुड है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, द फॉलोइंग, एक मिनट को यहाँ पर देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो ध्यान से, द फॉलोइंग इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस। ठीक है, फॉलोइंग इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस। तो सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस बोलते हैं ना, सेट ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये कंज्यू आईसी कर्व हो गया, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा ना। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which show to which the people are indifferent, the consumers are indifferent। तो ये इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व होगा, ये इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स टू विच ए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 32 नंबर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में क्या अजम्पशन होगा, है क्या होगा एजम्पशन, प्रॉपर्टी या एजम्पशन, दो एग्जाम में पूछता है। तो पहला एजम्पशन टू गुड्स होगा, एगो वाई गुड एगो एक्स गुड। ठीक है, और इसमें होता है कि ये जो प्रेफरेंस होता है मोनोटोनिक होता है। ठीक है ना, या तो इसको पसंद करेगा या इसको पसंद करेगा। ठीक है ना, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, और इसमें कार्डिनल नंबर नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, when only one unit is utilized, when only one unit is utilized, देखो यहाँ पर ध्यान से, when only one unit is utilized the following results are obtained। एम इक्वल टू यू सही है। देखो इसमें एक ध्यान रखो बच्चों, ये हो गया यूनिट, ये हो गया एम यू, ये हो गया टी यू, है ना। अगर मान लो पहला यूनिट है, तो पहला यूनिट में यूनिट 15 हो गया, तो 15 ही ना होगा, इसमें जीरो जीरो होता है। तो एट फर्स्ट यूनिट एम यू इक्वल टू यू, ये इक्वल, इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहला यूनिट पर एम यू इक्वल टू यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, एम यू ग्रेटर देन नहीं होगा, एम यू जीरो नहीं होगा, एम यू, है ना। जब एम यू, देखो एक चीज ध्यान रखना सब लोग, एम यू कभी भी टी यू से बड़ा नहीं होता है, कभी नहीं बड़ा होगा। ठीक है, एम यू जीरो होता है, जब टी यू एम यू जीरो, तो टी यू क्या हो जाएगा, टी यू हाइएस्ट होता है। ठीक है ना, और एम यू टी यू को जोड़ा नहीं जाता, ये गलत बात है, ये जुड़ता नहीं है, ये दोनों ऑप्शन गलती है ना। ये होता है, लेकिन ये तब होगा जब टी यू हाइएस्ट होगा। ठीक है, एम यू इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन जब तभी होगा जब टी यू हाइएस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन टू कमोडिटीज आर यूटिलाइज्ड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन रूपी वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन इज सेम फॉर द बोथ। जब दो गुड को यूटिलाइज करेंगे, ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, when two commodities are utilized equilibrium is reached when rupee value of satisfaction is same for both। दो गुड, जो दो गुड का यूटिलाइज करते हैं, दो गुड होता है, एगो एगो वाई गुड, एगो एक्स गुड। ठीक है, वाई गुड, वाई और ये एक्स। ठीक है, ये वाई ये एक्स। अब देखो जब दोनों गुड को यूटिलाइज करते हैं, two commodities are used, equilibrium reached when the rupee value of satisfaction is same for both। अब इसमें इक्विलिब्रियम कब होगा, एक देखो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है जब ये आईसी करवाएगा, टच करेगा तब, टेंजेंट है ना। तो ये जो इसका बजट जो होता है, बजट लाइन
टेंजेंट टू एक्स ऐसी ऐसी कर्व, ठीक है ना, टू क्वांटिटी में। तो जब उसका बजट वैल्यू जो होता है सेम होता है, ठीक है, तो रुपी वैल्यू से डिफाइन कर रहा है सेम फॉर बोथ, दोनों के सही हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रू सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द डिमांड कर्व हैज जनरल स्लोप ऑफ, जनरल डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या होता है, डिमांड कर्व का होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सही है, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, नॉर्मली देखो ये जो इलास्टिसिटी में कभी पैरेलल होता है, ठीक है ना, लेकिन डाउनवर्ड होता है जनरली, नॉर्मल में क्या होता है, जनरल स्लोप में डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, ये सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला देखो क्वेश्चन, द लाइन दैट डिपिक्ट्स ऑल डिफरेंट combinations of two things that a consumer can buy by spending all of his income given the money income and the price is called, देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर लिखा हुआ है the line that the depicts all in different combinations of two goods that a consumer can buy spending all of his income given the money income and the price is called, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू थिंग्स टू गुड्स का, ये सीधा इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कर्व है ना, कंज्यूमर हो रहा है यहाँ पर ना, कंज्यूमर लिखा है ना, कंज्यूमर जब टू गुड्स को डिपेंड करता है, ठीक है, और इनकम की बात करता है, तो इनकम कहाँ है, ये सब इंडिपेंडेंट कम में आता है, ये इसी लाइन में है, ठीक है ना, ये जो होता है यहाँ पर इसको प्राइस रेशियो लाइन बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं, या बजट लाइन, इसको इंडिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है, तो द लाइन दैट डिपिक्ट्स ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाई, बाई करके बजट लाइन होता है ये, इसको प्राइस लाइन बोलते हैं, तो प्राइस लाइन बजट लाइन को लिखेंगे, इसका इसका आंसर बजट लाइन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि कंज्यूमर कैन बाई लिखा हुआ है, तो उसका बजट ही हुआ, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है स्टूडेंट, 37 का बजट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट लाइन डिनोट्स, द बजट लाइन डिनोट्स क्या, बजट लाइन क्या कहता है, देखो बजट लाइन कहता है इट इज द लाइन विच शोज द दैट द कंज्यूमर विथ टू कॉम्बिनेशन कैन ये स्पेंड होल बजट, ठीक है ना, बजट लाइन देखो, बजट लाइन यहाँ पर ऐसे होता है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लाइनिंग हो गया, ये लाइनिंग हो गया वाई का, ये हो गया बजट लाइन, अब क्या, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट द इन कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ये इस पॉइंट क्या होता है, अफोर्ड करता है, यू कैन कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है ना, एंड बियॉन्ड इसके इसके आगे जो जाएगा तो कहा जाएगा इसका, यहाँ पर इसका नॉट अफोर्ड रहेगा, ठीक है, तो बजट लाइन डिनोट्स द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ आउटपुट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये आंसर होना चाहिए, मतलब कि ये इतना कॉस्ट हुआ, बजट लाइन ये यहाँ कॉस्ट हुआ, फिर यहाँ ये क्या होता है, ये बेनिफिट हो गया, इतना बेनिफिट हुआ, यहाँ इसका लॉस हुआ, ठीक है, ये बताता है। नेक्स्ट देखो, इट मस्ट बी ट्रू दैट व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव, व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव, मार्जिनलिटी कर दो यहाँ पर, मार्जिनलिटी, व्हेन मार्जिनलिटी इज नेगेटिव,
एवरेज नेगेटिव नहीं, एवरेज पॉजिटिव तो सही हो सकता है। टोटल डिक्रीजिंग नेगेटिव तो टोटल डिक्रीजिंग, ये सही भी सही हो सकता है। टोटल इज नेगेटिव नहीं है, ये गलत होता है। तो 39 का क्वेश्चन जो होता है, ये तो पॉजिटिव हमेशा एवरेज रहता है, ये तो हमको लगता है कि टोटल डिक्रीजिंग, ये आपका थर्ड वाला सही होगा। ठीक है ना, 39 का थर्ड। ठीक है, ये वाला सही है। जब एमयू घटने लगता है तो टीयू का होता है घटने लगता है। और ऊपर पॉजिटिव तो हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, एवरेज होता है ना हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये इसका आंसर ही नहीं है। इसका आंसर है टीयू डिक्रीजिंग। 40 क्वेश्चन। सिंस दे आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, दे मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे मतलब, ठीक है, दे मतलब क्या लिखा है, दे मतलब कन्वेक्स टू ओरिजिन कौन होता है, आईसी कर्व। सिंस आईसी कर्व, आईसीज आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, इन डिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स एज टू गुड्स आर imperfect substitute, टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर कन्वेक्स तभी होगा जब टू गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। कन्वेक्स लिखा है ना, इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट। परफेक्ट होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है इसी का, ये होगा आंसर। ठीक है ना, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री होगा, देखो तीन चीज देखो यहाँ ध्यान रखो, आईसी कर्व क्या होता है, जब ये लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा ना आईसी कर्व, तो इसका मतलब आईसी कर्व जो है ये मतलब एक्स एंड वाई, वाई गुड, एक्स एंड वाई गुड, आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तब, अगर यही चीज, यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मान लो कि एल शेप है, इसका मतलब क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है ना, ऐसी करो एल शेप होगा तो कम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है ना, और यही अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा तो ये आपका हो जाएगा कन्वेक्स स्टोरेज। तो इसका आंसर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ गया। 41, वेन, देखो क्वेश्चन नंबर 41, वेन एम यू इक्वल टू जीरो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो सभी बताया था मैंने। देखो इसमें क्या होता है, ये लाइनिंग हो गया, ठीक है, ये लाइनिंग हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, नहीं यहाँ पर देते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी, और यहाँ पर देते हैं गुड्स, गुड एक्स। तो क्या होता है, ये बढ़ते 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 ऐसे जाता है, जहाँ टॉप पहुँचता है वहीं पर एम यू क्या होता है, जीरो होता है, एम यू ऐसे आता है। ठीक है, इसको एम यू बोलते हैं। तो टोटल जो है एम यू इज जीरो, तो टी यू इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। 41 का 42, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी वैल्यू इज फाउंडेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू। देखो क्या कंफ्यूजन दिया है, कंफ्यूजन वैल्यू लिखा है, वैल्यू घट रहा है, यूटिलिटी नहीं बोला है, वैल्यू घट रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू। तो लॉ ऑफ रिटर्न होगा, लॉ ऑफ डिमांड होगा, लॉ ऑफ सप्लाई होगा, क्या होगा 42 में ना, वैल्यू घट रहा है मतलब वैल्यू तो रुपया करा है, इसका मतलब आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया। जैसे हम कंज्यूम करेंगे वैल्यू घट रहा है, तो क्या लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ mu इज पॉजिटिव tu विल बी इंक्रीजिंग होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया, x ये x बन गया, ये y बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि mu इज पॉजिटिव, जब तक से mu यहाँ पर आ जाता, ये पॉइंट हो गया, ये 0 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा ये tu, जब ये घटना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो mu पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इफ mu इज पॉजिटिव tu इज इंक्रीजिंग, बढ़ता रहेगा की, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूटिलिटी इज ए टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब सेटिस्फेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, सेटिस्फेक्शन आंसर सही होगा, ठीक है, सेटिस्फेक्शन आंसर सही होगा। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये, elasticity of demand is defined as quantitative स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, और क्या क्वांटिटेटिव होगा ना, ये 45 क्वांटिटी क्यों नंबर होता है उसमें, क्वालिटेटिव होता है नहीं, क्वालिटेटिव में रंग रूप होता है, इसका आंसर क्वालिटेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वांटिटेटिव आंसर सही होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड इंडस्ट्री, जैसे प्राइस लेवल, इनकम लेवल, नेचर ऑफ गुड्स, क्या होगा 46, ये सभी पर असर पड़ता है ना डिमांड इंडस्ट्री पर, ऑल होगा, ठीक है, ये ऑल सभी ऊपर का असर करता है। 47, द डिमांड फॉर ए गुड इज इनलास्टिक according to the total outlay method, when price of goods decreases money spent decreases, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो दूसरा अगला है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम इवन इफ द प्राइस फॉल्स, खर्चा सेम रहता है प्राइस फॉल का या कुछ है, तो ये नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विद द प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस विल फॉल विद द इंक्रीज इन द अकाउंट अमाउंट स्पेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर होगा नंबर 1 होगा, ठीक है ना, अभी प्राइस डिक्रीज करता है तो क्या होता है, ये आंसर सही होगा, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेज मनी स्पेंट डिक्रीजेज, ये ठीक है, प्राइस घटेगा तो लोग कम खर्चा करेंगे, पैसे बचा के रखें। इसके बाद देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देखो इलास्टिसिटी डिमांड इज if demand for goods changes by 60%, the result of 40% price adjustment, तो देखो ये सवाल तो सिंपल है, ठीक है ना, 60/40, ठीक है, 15 × 4 = 60, ये हो जाएगा 10, 1.5 आएगा, 1.5 है, 1.5 सही होगा, ठीक है ना, ये आंसर है 1.5 सही है, 48। अगला क्वेश्चन, द डिमांड इलेक्ट्रिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट
डिमांड कर्व इज, देखो ईडी जो होता है डिमांड कर्व, अगर पूछा कि क्या रिजल्ट टू बी जीरो, देयर विल बी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देयर विल बी नो लिमिट, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, मैं इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में कह रहा है कि मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कर्व इज, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ज्योग्राफिकल नेचर से बताता हूँ मैं, ये लाइनिंग है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये लाइनिंग बिछा हुआ है। ठीक है, तो अपर लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट होता है, अगर लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट होता है तो जीरो तो नहीं होगा, कम से कम, ठीक है ना, जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा, देयर इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये वाला सही कर ला। ठीक है, और इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें तो कुछ नंबर दिया नहीं गया। 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स ग्रेटर देन वन, लेस देन यूनिटी अनलिमिटेड, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो लिखा है क्या इसमें कहीं, जीरो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी डिमांड फॉर एसेंशियल्स जीरो होता है। Who proposed the percentage of proportionality approach to calculating demand elasticity? 51, तो आंसर होगा फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड हैज ए स्टीप स्लोप, द कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज। ठीक है, अब देखो स्टीप स्लोप क्या होता है, ये डिमांड कर्व एकदम ऐसे खड़ा स्लोप हो रहा है, द कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, 52 का आंसर निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक करना देते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू, है ना, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, थैंक यू। और रात के समय 11 बज के 8 मिनट हो रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे अपडेट होने के लिए, है ना, और अच्छा से पढ़ाई करो, थैंक यू, गुड नाइट।